नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज फिर बात करेंगे उत्तराखंड की। जैसा कि हमेशा होता है, हमारे देश में सरकारें देर से जागती हैं। उत्तराखंड में प्रकृति के महाविनाश के बाद सरकार जागी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुनर्निर्माण और पुनर्वास का नया एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन अब एक ऐसा प्राधिकरण बन रहा है जो अगले 100 साल को ध्यान में रखकर उत्तराखंड का वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगा। अब नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण नहीं होगा। सवाल है कि यह सब आपदा के बाद ही सरकार को क्यों सूझता है और क्यों सरकारें विनाश के बाद ही जागती हैं। यही आज के एजेंडा। ताश के पत्तों की तरह तेज धार में बह गई इमारत, जमींदोज हो गई सड़कें, दुकान और मकान। लग्जरी गाड़ियां गंगा की धार में खिलौनों की तरह बह गई। पत्थरों और पानी की धार किसी को नहीं बख्शा। जब सवाल उठा कि आखिर नदियों की जमीन में घुसकर निर्माण की इजाजत किसने दी, नदियों के किनारे होटल, लॉन और रिजॉर्ट कैसे बने, तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ठीकरा बड़ी सफाई से पिछली सरकारों के सर फोड़ दिया। They are not Tatas or Birlas, but what they did was wrong. Who granted their permission? Why was permission granted? Is something which are inquired. I can hold brief for my tenure. I cannot hold brief for the tenure of my predecessors. बहरहाल मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्राधिकरण की घोषणा की है। राज्य में भविष्य में होने वाले निर्माण इसी प्राधिकरण की इजाजत से होंगे। यही नहीं, अब इसी प्राधिकरण की इजाजत से राज्य के मंदिरों और यात्रा मार्गों का भी विकास किया जाएगा। इस प्राधिकरण में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। No construction, no new construction on the beds of the river. I have established a statutory authority for reconstruction and development. It will be chaired by me. Now when I am developing Uttarakhand, reviving Uttarakhand, reconstructing Uttarakhand, the temple, the roads, the bridges, we are going to go in a very scientific manner. लेकिन प्राधिकरण पुनर्निर्माण और पुनर्वास ही करेगा। जो लोग इस महाविनाश के शिकार हुए, जिन लोगों को इस आपदा ने लीन लिया, उनका क्या? देर से जागी सरकार उन अपनों को वापस नहीं ला सकती जो गुम हो गए और जिनके लिए आंखें नम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। आखिर इस महाविनाश के बाद ही क्यों जागी उत्तराखंड की सरकार? दूसरा सवाल, उत्तराखंड के पर्यावरण के मद्देनजर प्राधिकरण पहले क्यों नहीं बना? तीसरा सवाल, उत्तराखंड की आपदा पर आंसू बहारी बीजेपी ने क्या किया? क्या उत्तराखंड में विनाश के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है? और आखिरी सवाल, इस आपदा से मिला सबक कब तक याद रखेगी उत्तराखंड की सरकार और कब तक याद रखेगी केंद्रीय सरकार, और कब इसके मुतालिक सही कदम उठाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड में हुए विनाश के लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। देश के दोनों बड़े दलों की सामूहिक जिम्मेदारी। हमारा एजेंडा साफ है, उत्तराखंड में बंद हो, प्रकृति के साथ खेलना। बात करने के हमारे साथ है देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, दिल्ली में कांग्रेस के नेता मीम अफजल और सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और उत्तराखंड को करीब से समझने वाले, बल्कि बचपन अपना वहां गुजारने वाले और लगातार वहां से जीवन संपर्क बनाए रखे प्रोफेसर पुष्पेश पर। पुष्पेश जी, आपका बहुत स्वागत है। पुष्पेश जी, जो ये बातचीत अभी आपने विजय बहुगुणा जी की बातचीत सुनी कि एक नया प्राधिकरण बनेगा जो 100 साल को ध्यान में रखकर जो है एक साइंटिफिक डेवलपमेंट करेगा, देखिए ये अभी ध्यान आया? नहीं, मुझे लगता है कि विजय बहुगुणा वो प्रमाणित कर रहे हैं कि वो शेख चिल्ली और लाल बुजक्कड़ का अवतार एक साथ है। अभी कुछ समय पहले तक तो ये कहते नहीं थक रहे थे कि ये मौका इस सब बातों को करने का नहीं है, हमारी प्राथमिकता राहत की, पुनर्वास की होनी चाहिए, हमको उसके बाद ही बात कुछ करनी चाहिए। एक दिन में उनकी दृष्टिकोण बदल गया है, वो 100 साल बाद की योजनाएं बनाने लगे वैज्ञानिक आधार पर। दुर्भाग्य ये है कि इस समय जो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। वो थोपे हुए इस राज्य पर मुख्यमंत्री हैं। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, इसकी जिम्मेदारी क्या भाजपाई मुख्यमंत्रियों की नहीं है? मैं कहूँगा सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए, क्या जिम्मेदारी भाजपा और कांग्रेस की राष्ट्रीय आलाकमान की नहीं है, जिसने अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंदीदा लोगों को, इसकी शुरुआत उत्तराखंड के विघटन के साथ हो गई थी, जब नित्यानंद स्वामी को तमाम जनभावनाओं का तिरस्कार कर थोपा गया था। और जिस तरह से भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले हैं और जिस तरह कांग्रेस का चुनाव अभियान लड़ा गया था हरीश रावत के नेतृत्व में और थोपा गया एक सांसद को अचानक नाटकीय ढंग से, मुझे लगता है ये इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा की आलाकमान नहीं है। बट पुष्पेश जी, एक सवाल इस बात को लेकर कि आपने पूरा बचपन अपने वहां गुजारा, आपने लंबे समय तक वहां रहे, जो अगर आप बचपन में जाएं और जिस तरीके से पहाड़ था और अब के पहाड़ में
क्या बदलाव आपने देखा और उस बदलाव का क्या कारण आपकी समझ में? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है नेताओं की खुदगर्जी। और मुझे लगता है मैं बचपन की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी जवानी की बात करूंगा, अधेड़ होने तक की बात करूंगा, इस बुढ़ापे की दहलीज पार करने की बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये कहना सरासर झूठ है जो आज हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे जीविका का एकमात्र साधन तीर्थाटन पर्यटन है। मुझे लगता है अभी 2-3 साल पहले तक ये बात कही जाती थी कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था है, जो फौजियों और मैदानों में काम करने वाले घरेलू कर्मचारियों के भेजे गए पैसे से चलती है। कोई आंकड़े प्रामाणिक ढंग से कहीं नहीं कहे गए हैं। और जो जहां तक वैज्ञानिक बहस का प्रश्न है, अभी यही मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले तक कंधे उचकाते ये कह रहे थे कि ये तो एक ऐसी दैवीय आपदा है जिस पर किसी का भी बस नहीं चल सकता। और सारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसी पे लगे हुए हैं। जिम्मेदारी पुराने मुख्यमंत्रियों की भी है, भाजपाइयों की भी है, और उत्तराखंड क्रांति दल के स्वयंभू नेताओं की भी है, जो तीसरा विकल्प सामने रखते थे और बड़ी आसानी से बिक गए बहुमत बनाने के लिए, कभी कांग्रेस के हाथों तो कभी भाजपा के हाथों। रंजना कुमारी जी, आज ये मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो ये कहते हैं कि उत्तराखंड में 8 सालों में, पिछले 8 सालों में, सिर्फ 8 साल का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 83,000 से गाड़ियों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। और हर साल बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या 1 लाख। और जब भी पहाड़ के अंदर कोई गाड़ी जाती है तो जिस तरीके का कंपन होता है, उसके हमेशा वहां पे भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है। सवाल इस बात को लेकर ये कि आज वहां के मुख्यमंत्री या वहां के तमाम नेता लोग ये कहने लगे कि नहीं, अब उत्तराखंड की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्या सिर्फ ये एक सरकार की गलती है, या आपको लगता है कि पिछले जब से एक अलग राज्य बना है, जिस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए था उस पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया, और जो आपदा में लोग मरे हैं, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी इन सब लोगों की है? देखिए आशुतोष, ये क्या इन लोगों को पता नहीं था? क्या इन गाड़ियों की संख्या किसने बढ़ने दी? इस तरह से जो एकदम अनाप शनाप ढंग से विकास हुआ, ये किसने होने दिया? क्या वहाँ के लोकल लोगों को की कभी किसी ने सुनवाई की? वहाँ पर आंदोलन चला, जंगल बचाओ हिमालय बचाओ। वहाँ के लोग जो वहाँ के निवासी हैं, उनको वहाँ का दर्द समझ में आया। और ये आज की बात नहीं है, ये 70 और 80 के दशक की बात है, जब वहाँ के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। और इतने बड़े बड़े आंदोलन वहां पर चले, उसके बाद लगातार चले हैं। तो ये क्या इन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा था? अब एक दूसरे पर उंगली उठाना, छींटाकशी करना, एक दूसरे के प्रति को जिम्मेदार ठहराने की जो बात आ गई है, विपदा तो वहाँ के लोग झेल रहे हैं, वहाँ की महिलाएं झेल रही हैं, वहाँ के बच्चे झेल रहे हैं। आपने अभी सुना पुष्पेश जी से कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी, सारे पुरुष वहाँ के चले आए बाहर, औरतों को वहाँ की पूरी सुरक्षा, वहाँ की वहाँ के लोगों की जनजीवन की सुरक्षा, वहाँ परिवार चलाने का सारा काम तो वहाँ की औरतों को करना पड़ता था। तो उन लोगों की आज जिंदगी क्या हो गई है? सारी परिस्थिति, जो ये विनाश हुआ, जो ये महाविनाश हुआ, इसका खामियाजा आज कौन भरेगा? तो क्या ये इन लोगों को मालूम नहीं था? और सबसे बड़ी बात, आज की दृष्टि आप देखिए कि विजय बहुगुणा जी अगर उत्तराखंड के लिए बना रहे हैं, आज बना रहे हैं, 100 साल आगे देखेंगे, बाकी पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए कोई सोच रहा है? पूरे हिमालय क्षेत्र को बर्बाद करने का, वहाँ के दर्द को, वहाँ की हिमालय की कराह न सुनने का जो जिम्मा है, वो पूरी तरह से राजनीतिक, वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ के सो कॉल्ड पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस हैं, ये पूरी उनकी जिम्मेदारी है। इनकी साठगांठ पूरे इंडस्ट्रीज के साथ, वहाँ के डेवलपर्स के साथ रही है, और उन्होंने ये सब कुछ होने दिया है। इस बात को भूला नहीं जाना चाहिए, और ये जो भी करने जा रहे हैं आगे, उस पर पूरी तरह से वहाँ की जनता की पूरी भागीदारी होनी चाहिए कि वो बताएं कि वहाँ का विकास कैसे होगा। बिल्कुल रंजना, जो सवाल आपने उठाया, हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल भी इस वक्त निशंक हमारे साथ मौजूद है। पोखरियाल जी, ये जो अब कहा जा रहा है कि भाई अब एक प्राधिकरण बनेगा, ये कहा जा रहा है कि नदियों के किनारे जो अंधाधुंध निर्माण हुआ है, अब वो नहीं होने दिया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। आप मुख्यमंत्री थे, क्या आपने कभी सोचा कि जिस तरीके से उत्तराखंड के, जिस तरीके से पहाड़ों का दोहन हो रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है? क्या आपने कभी कदम उठाया इसको लेके? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से ये निर्णय दिया है कि नदी के 200 मीटर अगल बगल में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। 1999 में उत्तर प्रदेश में रहते हुए भागीरथी घाटी प्राधिकरण बना था, और उस प्राधिकरण के तहत ही ये जितनी भागीरथी घाटी में निर्माण होती है, उसकी संस्तुति के बाद वो होता है। तीसरी बात, हमारे यहाँ वन अधिनियम है 1980 है, उस वन अधिनियम की जो भारत सरकार का है, और हमको यदि एक भी सड़क 1 इंच भी काटनी पड़ती है
तो बिना वन अधिनियम के, क्योंकि आपको मालूम है कि 65 से लेकर 70% या वनाच्छादित क्षेत्र है, वन भूमि है। जी जी। जो 30% शेष भूमि है उसी में गांव है, शहर है, उसी में बाजार है, सब कुछ उसी में है। उसी 30% की बात है। जो शेष 70% है वो भारत सरकार के कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उनके अधीन है। और वन अधिनियम 1980 की बिना इजाजत के वहाँ हम एक मकान नहीं बना सकते, सड़क, पेयजल लाइन नहीं खींच सकते। निशंक जी, तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते, क्या आपको कभी इस बात को लेकर चिंता हुई कि नदियों के किनारे जो अंधाधुंध निर्माण हुआ इस पर रोक लगानी चाहिए? क्या आपने कभी मुख्यमंत्री होने के नाते उस पर रोक लगाने की कोशिश की? या आपने, या आप, मैं सिर्फ आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं बल्कि और जो तमाम मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने तो चारों धामों पर नए निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगाई। ये जो नदियों के किनारे अलग सा भी एक हिमनद प्राधिकरण हमने बनाया था, और हिमनद प्राधिकरण ही नहीं, हम लोगों ने स्पर्श गंगा बोर्ड बनाया था कि गंगा की अनवरतता और उसका सर, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार वहाँ होता रहा ना, लगातार होता रहा होने के बावजूद भी। नहीं, आप दोनों चीजों को मत जोड़िए। मुझे एक बात इस बात को कहनी है जी कि यदि यहाँ पर कोई चीज हो जाती है तो सीधा फिर एक ही चीज पर होता है कि हिमालय। ये आज नई बात नहीं है कि यहाँ पर हमेशा हमने आपदाओं का सामना किया है। और हमारे यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे बताया गया कि गौरा देवी जो चिपको आंदोलन, वो उत्तराखंड पूरी दुनिया का जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन गौरा देवी जैसी महिलाओं ने हमारे यहाँ किया था। इतना ही नहीं तो शायद देश का ये पहला राज्य। सर निशंक जी, आप 12,000 वन पंचायत। सर मेरा सवाल बिल्कुल फर्क है। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि उत्तराखंड को बनाया इसलिए गया था, तब कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश में इतने बड़े इलाके की वजह से उत्तराखंड पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हो गए, वहां कांग्रेस की सरकार हुई, उसके बाद बीजेपी की सरकार हुई, और इसके बावजूद भी वहां पे ये अंधाधुंध निर्माण कार्य चलता रहा, अंधाधुंध गाड़ियां आती रहीं। क्या इसको आपने मुख्यमंत्री होने के नाते कभी रोकने के बारे में सोचा? दोनों विषयों देखिए, मैं आपको दोनों बातें आप जोड़िए। केवल आप एक पर्यावरण की दृष्टि से हम दो विदेशी सीमाओं में हैं, यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी राष्ट्र के काम आता है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है। सर मेरा सवाल, उसकी माँ बहनें ऐसी विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ के गाँव का विकास भी तो होगा। 80-80 किलोमीटर दूर भी यदि कोई सड़क नहीं है, कोई मरने को मजबूर होता है, और एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में बैठकर केवल पर्यावरण की बात होती है। इसलिए हमने कहा था कि ये केवल बात करने का और बहस का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि हिमालय की अलग नीति बननी चाहिए। लगातार हम इस दबाव में रहे हैं कि हिमालय की अलग नीति बने, और उसी नीति के तहत ये सर हिमालय की नीति बननी चाहिए। मेरा कहना है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त क्या हुआ? मीम अफजल जी आपकी पार्टी के नेता हैं विजय बहुगुणा जी, आज वो कह रहे हैं कि भाई 100 साल को ध्यान में रखकर विकास किया जाएगा, प्राधिकरण बनाया जाएगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आपके 5 साल तक आपके मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी जी, तब ये सोच क्यों नहीं हुई? तब क्यों नहीं किया गया? तब क्यों जो गाड़ियां जा रही थी इन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? तब जो अंधाधुंध तरीके से यात्री जा रहे थे उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? मीम अफजल जी मेरा सवाल आपसे है। हमने रोक लगाई। सर मैं मीम अफजल जी जी, मैं समझ गया हूं। अगर आप मुझे मौका देंगे तभी तो बात करूंगा। जी मीम अफजल जी आप बोलिए। जी देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, ये आपका जो विषय है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ सवालात पूछे हैं जी। हमारे जो बुजुर्ग सबसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने जिस तरह से बातचीत की है उसमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई टीवी डिबेट होती है उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके बाकी लोगों को उसमें से अलग कर दिया जाता है। देखिए, आपने ये कहा कि 85,000 गाड़ियों से 1,80,000 गाड़ियाँ वहाँ हो गई। मुझे आप बताएं, दिल्ली के, हिंदुस्तान के किस शहर में गाड़ियों की तादाद नहीं बढ़ी?
जहाँ कभी कोई हादसा नहीं होता वहाँ ये सब चलता रहता है। जब हादसा हो जाता है तो उसके बाद फिर आप भी अध्ययन करते हैं और सारा समाज करता है और बुद्धिजीवी करते हैं। सर सरकारों को तो अध्ययन करना चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने एक बात कही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सरकारों को तो अध्ययन करना चाहिए ना इस बात का। करते हैं। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे उन्होंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहस का जो मूड है ना वो आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। मसला सारा ये है। उन्होंने कहा कि सुनिए माफ करिएगा पहले हमारे बुजुर्ग ने ये कहा। नहीं मीम अफजल साहब माफ करिएगा, आप मुझ पर यह आरोप लगा सकते हैं कि मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह कि जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते। मैंने सवाल आपसे किया है कि आज आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, एक मिनट सर, मैंने आपसे सवाल ये किया है कि आज आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण नहीं होगा। मेरा सवाल इस बात का है कि जब वहां पे मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के थे तब उन्होंने इस पर रोक लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? आज आपदा के बाद ये क्यों सोच रहे हैं कि अंधाधुंध निर्माण नहीं होना चाहिए? देखिए वो उन्होंने जैसा खुद कहा, पहले उन पर ये एतराज था कि वो अभी निर्माण की या आगे की किसी प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। उस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा था। मैं तो शुरू से टीवी डिबेट देख रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि पहले आपने जो है आपने आगे का लिए क्या सोचा है ये बताइए। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि फिलहाल जो इस वक्त आफत आई हुई है उसके लिए और लोगों के लिए हमें देखना चाहिए कि हमें वहाँ से कैसे लोगों को इवैक्यूएट कराएं, जो लोग जख्मी हैं उनको कैसे इलाज दें, जो लोगों के घर पुनर्निर्माण वो सब बात नहीं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? वो भी काम करेंगे, ये भी आगे का भी करेंगे। इसमें क्या अगर कोई जब आगे कोई नेता बात नहीं करता तो आपको ये शिकायत होती है, जैसा हमारे बुजुर्ग ने कहा कि साहब आप जो है अभी पहले वो बात कर रहे थे आप दूसरी बात करने लगे। तो यानी जो कुछ भी बोलता है आदमी अगर उसके बारे में आप ये कहना शुरू कर दें कि वो गलत कह रहे हैं तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। नहीं मैं आपका ध्यान दिला दूं, दिल्ली के आपके मुख्यमंत्री शीला दीक्षित वो कहती हैं कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही हैं इसके लिए जो राजनीति जिम्मेदार, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिम्मेदार। अरे आप पिछले 15 साल से यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आपने उन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरा सवाल आपसे यह है कि जब वहां पर अंधाधुंध गाड़ियां जा रही थी, जब वहां पर अंधाधुंध निर्माण हो रहा था उत्तराखंड के अंदर, तब आपकी सरकारें वहां क्या कर रही थी? क्या उन्होंने कभी रोकने के बारे में सोचा क्या? मैं सिर्फ इतना सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। अगर इसमें कहीं कमी रही है तो सभी सरकारों की रही है, मैं इसको कहना चाहता हूँ। लेकिन जब कोई आफत आती है तो उसके बाद यकीनन अध्ययन किया जाता है और इसको रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था इसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि जब आफत कुदरती तौर पर आती है तो उसको रोकना किसी का बस की बात नहीं होती। ये बिल्कुल ऐसी चीज थी जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। ये जिस तरह से बादल फटे और जिस तरह से पानी आया तो उसके लिए तो अगर नदी के किनारे नहीं भी होते, गांव के गांव बह गए, वो गांव भी तो बने हुए हैं बीच में, वो बहुत सारे गांव के अंदर इस तरह का नुकसान हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नदी के किनारे के लोगों को नुकसान हुआ, बाकी लोगों को भी नुकसान हुआ। अगर कहीं भी बारिश होती है या कोई तूफान आता है तो उसका नुकसान जो होता है वो बिल्कुल एक कुदरती नुकसान है, उसका इंतजाम कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुदरत से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। सर कुदरत से तो कोई नहीं लड़ सकता, ये किसी ने नहीं कहा कि अगर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा हो रही है तो कोई रोक सकता है। रंजना जी मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ भाई, एक अगर प्राकृतिक आपदा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या उसके लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट भी तो किया जा सकता है ना? सरकारों की जिम्मेदारी इसमें है या नहीं? आशुतोष, ये आपके चैनल पे आपकी डिस्कशन में ये जो भी कांग्रेस के नेता बैठे हैं पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अगर जनता इनको चुन करके नीति निर्माण और विकास के लिए भेजेगी तो फिर कटघरे में किसको खड़ा कर किया जाएगा? ये राजनीति के लोगों की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस तरह के अनाप शनाप विकास को क्या दुनिया में जाके ये दुनिया में देखें कि किस तरह से आपदा प्रबंधन होता है और आपदा से बचाने के लिए लोगों को किस तरह से बचाया और निकाला जाता है और किस तरह से वहाँ की पूरी संरचना को बनाया जाता है। इस बात को सीखने समझने की बजाय ये लगातार अनाप शनाप सफाई दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। कोई इस तरह की सफाई सुनने के लिए देशवासी तैयार नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, आपने भूमाफिया के साथ मिलकर आपने भूमाफिया के साथ मिलकर के निर्माण करवाए हैं और आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की, क्योंकि आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आप लोग नहीं, चैनल का क्या मतलब? अगर मीडिया अगर
इन बातों को ना उठाए नहीं, तो आप- देश भर को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, आपको नहीं, क्या मैंने कर नहीं रहे कहा हैं। नहीं आप उठाए। मीडिया को मैंने जिम्मेदारी कभी मत नहीं कहा। दीजिए। मैंने नहीं कहा। जिम्मेदारी नहीं, आप दोषित मीडिया नहीं, की आप बहुत मीडिया बड़ी को हमदर्द दोषित नहीं मत है। ठहराइए। आप मीडिया की तरफ से मत नहीं, बोले। नहीं, आप- मीडिया की तरफ नहीं, से नहीं, बोलने के लिए आप आशुतोष जी चुपचाप- मौजूद है पहले- वहाँ पर। पहले आप सम्मान से चुपचाप मेरी बात सुनिए। आप सम्मान से, आपने जनता का नहीं, सम्मान आप नहीं सम्मान किया। से बात आप करिए। कांग्रेसियों की नहीं है। पहले आप सम्मान से बात आप हमारा कीजिए। सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप सम्मान नहीं, से बात क्योंकि कीजिए आप पहले। इस तरह की बात बिल्कुल गलत आप एक फहमी आप खातून लोगों हैं को है कि और लोगों को आपको पता भी है। सम्मान से बात अगर करना आप चाहिए। नदियों के किनारे, आप अगर नदियों के किनारे निर्माण करेंगे, आप अगर जंगलात को खत्म करेंगे, अगर आप इस तरह के डैम बनाएंगे, विकास के खिलाफ हम लोगों में से कोई भी नहीं है। ये गलतफहमी में है आपकी। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे हिमालय को उजाड़ करके वहाँ के पूरी प्रकृति को नष्ट करके आप वहाँ पर विकास करेंगे। आपको चाहिए कि वहाँ की सड़कें, वहाँ की जो निर्माण है, जो वहाँ के जिस तरह के वहाँ पर डैम बन रहे हैं, इन सब चीजों मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ बातें करेंगे कि अगर वहाँ निर्माण न हो, करने जा रहे हैं, आप ये मत कहिए कि सारे निर्माण गलत हुए हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है सारे जितने निर्माण हुए सब गलत हुए हैं। नहीं कह रही वो मीम अफजल साहब, कि आप कौन सी नई दृष्टि देने जा रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी नई दृष्टि देने जा रहे हैं। नहीं मीम अफजल साहब, रंजना जी एक मिनट में आपको रोकूंगा। मीम अफजल साहब, आप ये गुफ्तगू करेंगी। नहीं मीम अफजल साहब, माफ करिएगा, मैं पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में हमें ये नहीं पता कि उत्तराखंड में कितने हजार लोग मरे हैं। किसी को उसको आकलन नहीं। जिसके परिवार साफ हो गए, उनको इस बात का कष्ट होगा, और जो वहां के हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, उनको उनकी जवाबदेही बनेगी और लोग ये कड़े सवाल उठाएंगे। और राजनेता होने के नाते आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये नहीं कह सकता 20,000 लोग मरे हैं या 10,000 लोग मरे हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि भाई जब ये अनाप शनाप अंधाधुंध निर्माण हो रहा था, तब आपकी भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी, उस पर रोक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उसके बारे में सोचा गया? हम नहीं कहते कि प्राकृतिक आपदा को आप रोक सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर ये कोशिश नहीं हुई तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना सर। देखिए, जो जिम्मेदारी है जी, उससे हटना गलती होगी। जी, गलती होगी। अभी यहाँ चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आपने उनसे सवाल किया, उन्होंने एक क्या जवाब दिया मेरी समझ में तो आया नहीं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने तो जवाब दिया है ना, तो आप करते मैं 8 महीने के बाद आया हूँ, उसके अंदर 8 महीने के अंदर अगर कोई गलती हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। बट और आगे के लिए प्लान देखिए आशुतोष जी, एक बात का ध्यान में रखिए। जी जी, हम लोग एक बहुत सीरियस मामले पर डिस्कशन कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं जी। बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं। और आपने भी अभी ये सवाल उठाया कितने लोग हो सकते हैं, कोई कितना नंबर बता रहा है, कोई कितना, लेकिन सरकार तो उसी वक्त सब नंबर सही बता सकती है जब उसके पास पूरी जानकारी आ जाए। पूरी अपनी कोशिश सरकार कर रही है, लोग जा रहे हैं जी। जगह सारे रोड टूटे हुए हैं, कोई जाने का रास्ता नहीं है, हेलीकॉप्टर से पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कोई कमी हमारी तरफ से नहीं की गई है, हमने पूरी कोशिश की है जी। और इसके अंदर फौज ने और इन लोगों ने जो टीवी पे बहस हो रही है, मैं देख रहा हूँ, उससे एक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं मानता हूँ कि पॉलिटिशियंस सब जिम्मेदार हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल आज बात कर रहे हैं, ये वो पहले कहाँ थे? आप किसे इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं? मैं पहाड़ का बाशिंदा हूँ, सारी दुनिया वहाँ पहुँच रही थी, हर मीडिया चैनल का आदमी वहाँ पहुँच गया, राहत दिलाने वाले वहाँ पहुँच गए। विजय बहुगुणा नदारद खामोश रहे, वो दिल्ली में नजर आए, कभी उनकी दाढ़ का दर्द हो गया, कभी वो रंगीन इश्तहार छपाते रहे, कभी बगने झाँकते रहे। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी कैसे वहाँ पहुँच गए, जब VIP को जाने के लिए मनाही होम मिनिस्टर दिल्ली में शिंदे साहब कर रहे थे। छोड़िए कितनी बहानेबाजी, और छोड़िए मम्मियाँ क्यों इतना बौखला रहे हैं। आप बचाव पक्ष के वकील न बनिए मुख्यमंत्री के। इससे ज्यादा ईमानदारी तो निशंक साहब की थी, जिन्होंने कम से कम ये तर्क दिया कि विकास होना चाहिए, विकास की मजबूरी जनता पे चुनावी राजनीति। मेहरबान सुन लीजिए, बोलने दीजिए। आपको कांग्रेसियों को सबसे बुरी बीमारी न सुनने की है, बौखलाने की है और ये कहने के इंटेलेक्चुअल होने के बहुत पहले मैं पहाड़ी उत्तराखंड का निवासी हूँ। भाईजान माफ कीजिएगा, जितना आपने कुल अरसा हिल स्टेशन में गर्मियों की छुट्टियों में नहीं बिताया होगा, उससे ज्यादा मेरी जिंदगी पहाड़ में बीती हुई है। मीम अफजल साहब जी जी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये लोगों का दर्द है। आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं कह रहा हूं ये लोगों का दर्द है, और लोगों का ये दर्द टीवी चैनल्स पर भी उबलेगा और जनता के बीच भी जाएगा। लोग सवाल खड़े करेंगे। लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने आपको भरोसा किया है, आपकी सरकारें बनवाई हैं, तो लोग आपसे सवाल करेंगे। आप नाराज क्यों होते हैं उस बारे में लेके?
बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा हूँ जी। मैं तरीका जो जिस किस्म की गुफ्तगू स्टार्ट हुई उससे मुझे तकलीफ है। जैसे उन्हीं बहन ने कहा कि कांग्रेस के लोग क्या है, ये क्या किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये टेलीविजन पर बहस इस तरह से नहीं होती मेरे ख्याल में। और आप भी मुझे जानते हैं, मैं कभी किसी टेलीविजन पर आज तक अब हम लोग आपसे सीखेंगे कैसे बहस करनी चाहिए। चलिए बिन मुहम्मद साहब, निशंक जी आप इतनी देरी से पूरी बातचीत को सुन रहे थे, खामोश रहे। क्या अगर ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाए, ये सवाल अगर बीजेपी से पूछा जाए, क्या ये सवाल नाजायज है क्या? आशुतोष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि दिल्ली में बैठे रहने वाले लोगों को कभी पहाड़ का दर्द नहीं हो सकता है। ये राज्य विकास के लिए इसका निर्माण हुआ, पलायन रोकने के लिए निर्माण हुआ। मुझे मालूम है, मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा हूँ। जिस दिन हमारा राज्य बना था, हमारी विकास दर 2.9% थी जी, और हम देश का सबसे पिछड़े क्षेत्र में गिने जाते थे। आज हमारी विकास दर राज्य बनने के बाद 11.30 हुई है। हमारी जो प्रति व्यक्ति औसत आय केवल 14,000 थी, आज हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय प्रति वर्ष 60,000 भी है। ये समझ में आता है कि विकास हुआ है, उसको कैसे करके नियंत्रित करना था। आज हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा प्रदेश है जी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो मैं मूल बात पे आया, जब हम ग्रीन बोनस की बात करते हैं जी, 65 से 70% वन क्षेत्र है हमारे यहाँ, और मैंने कहा कि हमारे प्रति हमको सिखाने की जरूरत नहीं पर्यावरण की। यहाँ तो जिस पत्थर को भी उठाएंगे वो भी पर्यावरण विद नजर आता है जी जी। एयर कंडीशन बंगलों में बड़े बड़े रिपोर्ट लिख करके पर्यावरण विद नहीं बना जा सकता है जी। हम जूझते हैं, हमारे 12,500 वन पंचायतें हैं, लोग यहाँ अपने वनों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं जी जी। तो विषय ये है, ये समझ में आता है कि नियंत्रित किस तरीके से नियोजित होगा कि हमारी सड़क भी बनती, हमारे ये भी बनता। लेकिन जो इसीलिए हमने ग्रीन बोनस की बात की, जो हिमालयन राज्यों का मुख्यमंत्री था शिमला में, उसमें जयराम रमेश जी प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि बनकर आए थे, और उन्होंने कहा कि हाँ, हिमालय राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए उन वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो मैं कह रहा हूँ, दोनों पक्ष की बात वो मत करिए। ये अंततोगत्वा विकास भी जरूरी है, लेकिन हाँ, पर्यावरण की शुद्धता भी जरूरी है, और उसमें हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। बिल्कुल निशंक जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई, ये जनसंख्या को रोक नहीं सकती आप बढ़ने से। निशंक जी, आप सही सवाल उठा रहे हैं, सवालों में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी जो टेलीविजन चैनल पे देख रहा है, सुन रहा है, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन ये विकास क्या अंधाधुंध तरीके से होनी चाहिए? क्या पहाड़ों के प्रति जो संवेदनशीलता है उसके मद्देनजर होनी चाहिए? क्या पहाड़ों का विकास और तराई के विकास में फर्क नहीं होना चाहिए? और क्या आंख बंद करके विकास होना चाहिए? ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछेंगे कि जिस तरीके से अमरनाथ की यात्रा को नियोजित तरीके से किया जाता है, क्या उसी तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा को भी उसी तरीके से नहीं करना चाहिए? अगर किया होता तो शायद इतनी जानें नहीं गई होती। वक्त छोटे से ब्रेक का, वापस लौट कर। आप देख रहे हैं एजेंडा में हम बात कर रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड की। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में हुए विनाश के लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं, ये देश के दोनों बड़े दलों की सामूहिक जिम्मेदारी। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ, उत्तराखंड में बंद हो प्रकृति के साथ खिलवाड़। बात करें हमारे साथ देहरादून से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, दिल्ली में कांग्रेस के नेता मीम अफजल, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी स्टूडियो हमारे साथ मौजूद। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर, उत्तराखंड को करीब से समझने वाले, वहाँ रहने वाले प्रोफेसर पुष्पेश महता, आप लोगों का फिर स्वागत है। पुष्पेश जी, ब्रेक के पहले जो हम बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से अंधाधुंध विकास की बात की जा रही, लेकिन एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि बद्रीनाथ केदारनाथ एक ऐसी जगह है जो जब हमारे दादा निकले तो लोगों ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहा कि अब शायद मुलाकात हुई। बिल्कुल, वो उस उम्र में थे, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ होना चाहिए, क्या वो जरूरी नहीं जिस तरीके से अमरनाथ की यात्रा श्राइन बोर्ड बना है? मुझे लगता है कि दो बातें हम लोगों को अपने दिमाग में साफ समझनी चाहिए कि तीर्थ यात्रा है। मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मगर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आस्थावान है उसको श्रद्धा के साथ किसी भी तीर्थ के लिए निकलना चाहिए। जब आप जियारत के लिए निकलते हैं, हिजरत पे निकलते हैं, आप हज की यात्रा पर निकलते हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि सऊदी अरब जो हिफाजत करता है मक्का शरीफ की, मदीना की मस्जिद की, पाक मस्जिद की, कितने लोगों की तादाद कब उस यात्रा को करेगी, किस तरह से करेगी। और
हम धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बावजूद एक अनुदान देते हैं जो इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। और इसी तरह से जो लोग यरूशलेम में जाते हैं, ईसाई हों, यहूदी हों, जिनका पवित्र स्थान है, वो वहाँ के प्रशासन की निगरानी के तहत ही यात्राएं इस तरह की करते हैं। मुझे लगता है कि ये बात हिंदुस्तान में अमरनाथ यात्रा को लेकर भी हमारे यहाँ दुर्भाग्य से इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में आस्था के प्रश्न को सार्वजनिक जीवन में एक अंधविश्वास को प्रचलित किया जाता है। कुंभ मेला होगा तो भगदड़ मचेगी, अगर शबरीमल का मेला होगा तो भगदड़ मचेगी, कुंभकोणम का स्नान होगा तो भगदड़ मचेगी, लोगों की जाने जाएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमने गड्ढमड्ढ किया है कि श्रद्धा वाले तीर्थयात्री और ऐशो अय्याशी करने वाले पर्यटक, इन दोनों की एक उत्तराखंड राज्य की कुल आबादी 1 करोड़ से जरा ही ऊपर है। और जितने लोगों को बचाया गया है सरकार के फौज द्वारा, उनकी तादाद 1 लाख से ऊपर पहुंचती है। मतलब राज्य की जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा 2-3 हफ्तों में इन नाजुक पारिस्थितिकी वाले 2-3 तहसीलों में डाला पड़ा है। बच कैसे सकता है हिमालय? यानी आपके कहने का मतलब एक श्राइन बोर्ड या कुछ इस तरीके की संस्था बननी चाहिए ताकि कितने यात्री गए, कौन गए, एक समय में कितने यात्री वहां पहुंच रहे हैं, इसका हिसाब किताब, इसका लेखा रेगुलेटेड होना चाहिए। निश्चित रूप से रखा जाए। क्या इससे लोगों की धार्मिक आस्था ही नहीं? इसमें धार्मिक आस्था का क्या प्रश्न है? जब आप पहले कुंभ मेले में जाते थे, मुझे बचपन की अपनी याद आती है जो आपने याद दिला दी कि आप हैजे का टीका लगाते थे, आप टाइफाइड का टीका लगाते थे। और जब तक जोशीमठ में गेट सिस्टम था, जोशीमठ से ऊपर जाने के लिए गाड़ियों की गिनती होती थी, गाड़ियों का नंबर दर्ज किए जाते थे, घंटे भर गाड़ी नीचे जाती थी, घंटे भर गाड़ी ऊपर जाती थी। लोग केदारनाथ में रात बिताना अशुभ मानते थे। निशंक जी, ये बंदोबस्त क्यों नहीं किया जा रहा था? क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन होता था अमरनाथ यात्रा की तरह? निशंक जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे ये कि तीर्थ यात्रियों का एक माफ कर, लगता है निशंक जी से मेरी बात नहीं हो पा रही है। रंजना जी, ये सवाल जो मैंने पुष्पेश जी से पूछा, ये सवाल आपसे भी है। क्या ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पर तीर्थ यात्रियों के मद्देनजर वहां जबरदस्त भीड़ ना हो, उसको कंट्रोल किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए? निश्चित तौर पर आशुतोष, वहाँ पर वहाँ की टूरिज्म और वहाँ की तीर्थ यात्रा वहाँ की आर्थिकी का हिस्सा है। वहाँ से जो भी लोग जाते हैं, वहाँ की पूरी आर्थिक व्यवस्था का पूरा संचालन उस तरह से किया जाए जिसमें कि ये निश्चित तौर पर आपने अमरनाथ यात्रा का बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वहाँ पर एक निश्चित तरीके से संख्या सुनिश्चित की जाती है, कितने लोग जाएंगे, उसका कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, कौन लोग लेके जाएंगे, और पूरी उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए ये नहीं कि बिल्कुल अंधाधुंध जिस तरह से भी मन मर्जी। और फिर जो हमारे यहाँ भी लोगों का कल्चर है जिसमें कि हम जहाँ भी अपनी गाड़ी से जा रहे हैं प्लास्टिक फेंक रहे हैं, पूरे पहाड़ को गंदा कर रहे हैं, नदियों में प्लास्टिक का जाम लगा दिया हमने, वहाँ के सारी जितने ताल तलैया हैं सारे नाश कर दिए हैं। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं कोई नियम कानून बने कि जिसके तहत आप देखिए दुनिया में टूरिज्म चलता है, चाहे टूरिज्म की सबसे ऑर्गेनाइज व्यवस्था आप यहाँ तक मिडिल ईस्ट में इस्तांबुल में देख लीजिए, दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट जहाँ जहाँ आते हैं आप देखिए कि कितने ढंग से ऑर्गेनाइज है। उसी तरह से पुष्पेश जी ने उदाहरण दिया जो तीर्थयात्री हैं उनका कितनी तरीके से सारा व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था बनाने पर बनाई जाती है, उसको लागू किया जाता है। जब उसके प्रति कोई सोच ही नहीं होगा और लगातार जब इन सवालों का आप उठाएंगे तो लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कहेंगे, तो ऐसे में फिर इसका मतलब कि सोच उस तरफ जा ही नहीं रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहे कि ये सब कुछ भी संभव है, ये किया जाना चाहिए। यानी तीर्थ यात्रा जरूर हो लेकिन तीर्थ यात्रियों की संख्या कितनी हो इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। निशंक जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या इस बारे में वहां की राज्य सरकारें ने कभी सोचा इस बारे में कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है ताकि जबरदस्त भीड़ ना हो? आशुतोष जी, हम लोगों ने गंगोत्री से आगे जाने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद गंगोत्री से आगे ग्लेशियर तक कोई नहीं जाता है, सिर्फ इसीलिए। जो अभी चर्चा हो रही थी, रंजना जी कह रही थी कि ये जो चारधाम यात्रा है बाकायदा इसका पंजीकरण होता है, बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, बाकायदा लोग जाते हैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि न तो मृतकों की संख्या बताई जा सकती है, न लापतों की संख्या बताई जा सकती है। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा भ्रम फैला रखा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मृतकों की संख्या 3000 कुछ है, लापता की संख्या कुछ है, 3000 कुछ है, और मृतकों की संख्या 1000 भी नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं 10,000 से भी अधिक लोग मर गए। आपदा प्रबंधन मंत्री कहते हैं 5000 से अधिक लोग मर गए। तो सरकार ने स्वयं भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है, सरकार को कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, रंजना की बात से सहमत हूँ कि इन धामों में किस संख्या में वहां पर लोग जाने चाहिए इसकी व्यवस्था है।
उन नीतियों का, उन नियमों का पालन नहीं हुआ। अभी जब ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन होता है, बसों का होता है, गौरीकुंड में घोड़ों के ऊपर जितने लोग गए हैं पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है जी। और हर स्थान पर चेकिंग है। दुर्भाग्यवश इस समय वो चेकिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हो सकी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में अभी घटित हुआ है, आपकी बात से आशुतोष जी की प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा के बाद बचाव कार्य किए जा सकते हैं और उस आपदा को कम किया जा सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और इस दिशा में निश्चित रूप में यदि मुझे कोई पूछे कि आपने क्या किया तो आप बताइएगा, मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या किया है। लेकिन हाँ, उस निशंक जी को और आगे बढ़ना चाहिए। निशंक जी, क्या अमरनाथ की तरीके से यहाँ पे श्राइन बोर्ड बनना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि मुझे कोई गुरेज नहीं इसको कहने में कि बनना चाहिए। अभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है, वो गवर्नमेंट के अधीन ही है। जो गंगोत्री और यमुनोत्री का है, उन पंडा लोगों के साथ 2 मीटिंग करके हम लोग उसी लाइन पर चल रहे थे और उनकी काफी कुछ सहमति भी थी जी। एक बार बैठ करके लोगों को भरोसे में लेकर के उस लाइन पर काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अब ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर अमरनाथ यात्रा को देखें तो वहां बाकायदा हर चीज पर ध्यान रखा जाता है। मौसम खराब है तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, अगर वहां पे कुछ और खतरा है तो उसकी पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता। तो इसको ठीक से रेगुलेट करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं होता ये तो नहीं कह सकते। हम लोगों ने भी सरकार में चलाया है और यदि हमको मौसम की जानकारी मिली तो कभी हमने इतनी भीड़ जो है कभी केदारनाथ जी में नहीं जाने दी है। मैंने कहा कि वो व्यवस्था बनी हुई है, सुरक्षा की व्यवस्था है, आपदा प्रबंधन की टीमें होती हैं, हर 10 किलोमीटर पर जो है व्यवस्था होती है। अब यदि ये गवर्नमेंट किसी मोर्चे पर असफल रही तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से यात्राएं होती हैं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हर चीज नियोजित तरीके से सबका रजिस्ट्रेशन होता है और कितने लोग कहां पर कैसे करके जाएंगे, बाकायदा व्यवस्था है। आप कहते हैं पूरी बाकायदा व्यवस्था। तो मीम अफजल जी, क्या माना जाए कि इस बार आपकी सरकार चूक गई सारी व्यवस्थाओं में, अगर निशंक जी की बात को माना जाए तो? देखिए, निशंक जी ने जो बात कही जी, इनको ज़्यादा मालूमात है। मैं इसके बारे में कोई मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि जो पूरी ये आपका जो हमारे तीर्थ यात्री जानते हैं उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या नहीं। आपने अभी कंपैरिजन किया दूसरी यात्रा से, तो मैं समझता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत माकूल बात है और उसका इंतज़ाम होना चाहिए। अब जो हो गया है उसके बारे में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आइंदा इसके लिए जो आपने कहा, तमाम जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत तय करके, जैसा कि अभी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उस सिलसिले में बातचीत करने के बाद वो इंतजामात को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और जो जो खतरे आते हैं उनको दूर करने के लिए क्या सोच हो, कैसे हो। और उसमें धर्म, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने भी हज का जिक्र किया हमारे प्रोफेसर साहब ने, तो वहाँ जाने का मुझे मौका मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म गुरुओं से बगैर पूछे नहीं की जा सकती हैं। तो अभी जो इनकी गुफ्तगू से लगा कि इस पर उन्होंने बातचीत भी की है और उसमें कोशिश भी की है, तो मैं समझता हूँ ये सब काम होना चाहिए। इसमें कोई मुझे बुराई नहीं लगती, लेकिन सबकी रजामंदी से होना चाहिए। बट क्या कहीं आपकी सरकार चूकी इन तमाम चीज़ों में, अगर वहाँ पे ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई या ठीक से चीज़ें नहीं चल पाई, तो कहीं आपकी सरकार चूकी, कहीं आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मैं ये बात नहीं कह सकता कि सरकार चूकी या नहीं चूकी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं चूकी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि चूकी। देखिए, एक नेचुरल क्लेमिटी थी, एक ऐसी आपदा आई थी जिसका कोई पता नहीं था। रात को लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बारिश जो है ये शेप या ये शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये एक ऐसी बड़ी आफत है। बड़े बड़े, अभी आपने देखा कि अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर सैलाब आ गया, वहाँ लोग मर गए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इतने बड़े मुल्क में नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ तो बहरहाल उसके मुकाबले में डेवलपमेंट कम है। हमारे यहाँ तो अभी उस हद तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ भी हो सकता है ये, और वहाँ भी कोई नहीं रोक पाया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी कोशिश इंसान को करना चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा। और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और एक बात की मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार बताने की पोजीशन में नहीं है कितने लोग मरे हैं क्या नहीं, वो तो सरकार ने बताया है। लोग अलग अलग क्लेम्स कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ क्लेम से नहीं, क्लेम को क्लैरिफाई नहीं कर सकती जब तक कि वहाँ पर
देखा बहुत सारे लोग यकीनन मलबे के नीचे होंगे, वहाँ सफाई का काम चल रहा है। 300 जी आप जो बातें कह रहे हैं निश्चित रूप से भी बहुत तरीके के आकलन लग रहा है। यूनाइटेड नेशंस कुछ अपने तरीके से आकलन लगा रहा है, वो एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन आखिरी सवाल पुष्पे जी आपसे, बाकी अपने लोगों से भी चाहूंगा। पुष्पे जी, क्या कुछ होना चाहिए एक पहाड़ के व्यक्ति होने के नाते, क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि? मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी विश्वसनीयता खो दी हो, जो व्यक्ति अपने को कुशल प्रशासक या नेता साबित करने में असमर्थ रहा हो, कम से कम उसको आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास के काम की जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए। मैं इस तरह की मांग तो नहीं करूंगा कि पूरी सरकार बर्खास्त करनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस को कम से कम अपने वर्तमान मुख्यमंत्री को, जो अपनी ताजपोशी से आज तक कुछ भी करने में समर्थ नहीं रहे हैं, उन्हें लोकप्रिय रहे हैं, ऊपर से यात्रियों के मद्देनजर किस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए? मुझे लगता है क्षमा जी का यात्रियों से कहीं बड़ी मुसीबत उत्तराखंड के निवासियों की है, जिनकी तरफ अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। आपके संवाददाताओं ने देखा होगा कि जब मीडिया की निगाहें पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से हटेंगी तो पहाड़ वाले अपनी दुस्वप्न जैसी जिंदगी जीने को तब भी विवश होंगे। उनके बारे में सोचना चाहिए। रंजना जी, आपको क्या लगता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन विकास की सीमाओं को समझ के वहाँ विकास, जब तक वहाँ के लोकल लोगों को, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन लोगों को शामिल करके विकास की रणनीति नहीं बनेगी, तब तक वहाँ पर इसी तरह की जो भूमाफिया, सरकारी लोग, राजनीतिक लोगों का जो तंत्र है, ये चलता रहेगा और वहाँ के लोगों का जो नुकसान इस समय हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए जो पर्यावरणविद हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन सब लोगों के सुझाव से जो वहाँ विकास की रणनीति बने और पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए बने, क्योंकि आज यहाँ आपदा आई है, कल कहीं और आ सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये बात सच है। लेकिन इससे जूझने और इससे निपटने के लिए जो रणनीति बननी चाहिए, वो पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए साथ साथ बननी चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना है सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र को लेकर एक रणनीति बननी चाहिए और उसका एक तरीके से सार्वभौम तरीके से उसको लागू करना चाहिए। निशंक जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अब पूरी व्यवस्था को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्या क्या पैरामीटर्स स्टैब्लिश किए जाए? मैं समझता हूँ जितना अब ये, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, उत्तराखंड के अस्तित्व का विषय है, इसलिए हम पूरी ताकत के साथ, हम शुरू से कहा है हमने, हम पूरी ताकत के साथ जुटे हैं और हर मोर्चे पर सरकार का सहयोग देंगे, उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन यदि 4 दिन तक जो सरकार को पता ही न चले कि इतनी बड़ी आपदा आ गई, हजारों लोग 4 दिन बाद भी कहें कि 40 और 50 लोग मरे हैं, और यदि आप वहीं की विधायक जो कांग्रेस की, वो कह रहे हैं मेरे ही आसपास में 1000 लोग मर गए, दूसरे कांग्रेस के विधायक कहते हैं शासन असफल हो गया, तीसरे विधायक कांग्रेस के डीडीआर के उधर धारचूला के वो धरने पर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर मोर्चे पर विफल और केवल विफल। विषय इस बात का नहीं, आपदा हमने 2010 में बिल्कुल खत्म ईमानदारी से, जिस तरीके से बोला गया कि ईमानदारी से, निष्ठा से किया गया, तो इसलिए भी सुषमा स्वराज जी ने इस बात को उठाया। निशंक जी, आई एम सॉरी सर, मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया। माफी के साथ मुझे आपके यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर ये है कि जो कुछ भी प्रक्रिया हमको देखने में आई, वो कम से कम अभी फिलहाल हमको बहुत निराश करती है और हमें इस बात का उत्साह बिल्कुल नहीं होता कि आने वाले समय में इस तरीके की चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर, क्या हम इस हादसे से कुछ सबक सीख सकते हैं क्या, और क्या हमारे हुक्मरान, हमारे नेता और हमारी सरकारें उससे सबक सीख करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए कुछ कोशिश कर सकता है? mirkhor.com मैंने सवाल पूछा था, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उत्तराखंड में विनाश के जिम्मेदार हैं? इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, बताएंगे उत्तर के बाद। हमारे तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस बातचीत से। mirkhor.com पर हमने सवाल पूछा था, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही है उत्तराखंड के विनाश के जिम्मेदार? इस सवाल के जवाब में हमारे 80% दर्शकों ने कहा हाँ और 20% ने कहा नहीं। जाहिर है ज्यादातर दर्शक दोनों दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। आप भी दे सकते हैं अपनी राय और शामिल हो सकते हैं एजेंडा की। आज भी सकता है।